हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर एक बार अपनी इस क्लास में बीए फर्स्ट ईयर का आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। और जो आपका हम लोगों ने पिछला चैप्टर श्वसन संस्थान यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने अपना एक नया टॉपिक श्वसन संस्थान स्टार्ट किया था, आज उसी चैप्टर को आज हम लोग सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे अपने श्वसन संस्थान। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट पिछले लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों कि जो हमारा श्वसन संस्थान है हमारे जीवन का आधार है। इससे हमारे जीवन जो है चलता है। हम भोजन और पानी के बिना कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, बट अगर हमें ऑक्सीजन न मिले, वायु न मिले, हमारे सांसों की गति न चले तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं बच्चों, हम बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकते। तो श्वसन संस्थान जो है हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक अभिन्न संस्थान के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो ऑक्सीजन की लेने की प्रक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी तरह से बताई जाती है। श्वसन संस्थान यानी कि ये एक संस्थान है, तो संस्थान में क्या इसके कुछ सहायक अंग भी होंगे जो इस पूरे संस्थान को इसको चलाने में मदद करते हैं। तो आपका जो ये श्वसन क्रिया के सहायक अंग है, इसके अंगों के सहायक अंगों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इतना समझने का प्रयास किया था कि श्वसन संस्थान में जो ऑक्सीजन लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की प्रक्रिया होती है और हमारे बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कुछ अन्य गैसें स्थित पाई जाती हैं। लेकिन और उसके साथ साथ हम लोगों ने प्रश्वसन और निःश्वसन को भी समझा था। तो बच्चों सबसे पहले बात आज हम लोग करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ये जो आपका श्वसन संस्थान है इसमें हम लोग अपनी क्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन की क्रिया है बच्चों, ये सिर्फ हमारे जीवन को मतलब जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं। ऑक्सीजन का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जब तक नहीं जाएगी, मतलब अधिक से अधिक और अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन, तब तक हमारे शरीर के जो अंदर के इंटरनल वर्क होते हैं, जो हमारे विभिन्न और संस्थानों के कार्य होते हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। जैसे आपके पाचन और शोषण की क्रिया, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑक्सीजन के थ्रू चलती हैं। और सबसे मेन बात है जो हमारा ब्लड है, ठीक है, रक्त, ठीक है, रक्त की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारे ऑक्सीजन के द्वारा ही होती है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से न हो तो हमारे ब्लड का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, जो कि एक डैमेज ब्लड के रूप में देखा जाएगा। तो ये ऑक्सीजन की प्रक्रिया जो है लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तब निकलती है जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर और अन्य क्रियाएं होती हैं तो शरीर में ज्वलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ज्वलन के फलस्वरूप क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, CO2। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से जहरीली गैस हो गई, तो ये हमारे शरीर से बाहर आता जाती है, पास आउट हो जाती है। तो ये जो श्वसन संस्थान में हमारे सबसे मेन चीज़ होता है प्रश्वसन, यानी कि हम जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी प्रश्वसन, यानी कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये चीज़ प्रश्वसन और निःश्वसन की क्रिया हो गई। इसको इसलिए बताना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है बच्चों, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है किसी भी टॉपिक की वो बेसिक होती हैं, उनको बार बार हम अपने टॉपिक में रिपीट करते हैं, तो इनको जानना और याद रखना आवश्यक हो जाता है। तो प्रश्वसन और निःश्वसन, कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं कि प्रश्वसन क्या है, निःश्वसन क्या है, और एग्जामिनर द्वारा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं कि प्रश्वसन क्या होता है, निःश्वसन की क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्व है। चयापचय की क्रिया हो गई और शोषण की क्रिया हो गई, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं ये किससे चलती हैं? हमारे ऑक्सीजन के द्वारा चलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया होती है वो होती है ब्लड के प्यूरिफाई, यानी कि शुद्ध करने की जो क्रिया है वो भी ऑक्सीजन से ही हो पाती है। ऑक्सीजन से के द्वारा ब्लड शुद्ध कहाँ होता है? ब्लड हमारे फेफड़ों में ही शुद्ध होता है, जो कि आपके श्वसन संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है। ब्लड फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। और हार्ट से सबसे पहले जब मैंने आपको हृदय संस्थान पढ़ाया था तो उसमें ये चीज़ बता चुके हैं कि ब्लड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ब्लड में
जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, हृदय पंप करता है तो धमनी और शिराओं से ब्लड हमारे पूरे शरीर में प्रभावित होता है। तो हार्ट का काम होता है कि शरीर में रक्त को पूरी शरीर में प्रवाहित करना। तो शरीर में जब पूरा रक्त प्रभावित हो जाता है और रक्त जब अशुद्ध होता है, क्यों अशुद्ध होता है? जब कार्बन ये ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा कुछ टूट फूट होती है, कुछ एंजाइम्स बनते हैं, टूटते हैं, तो उसके द्वारा जो हमारा रक्त होता है वो अशुद्ध हो जाता है। तो फिर वो अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट में ही आता है, और हार्ट से कहाँ आता है? हमारे फेफड़ों में आता है। तो फेफड़ों में जब ऑक्सीजन की पूरी तरह पूर्ति होगी, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक होगी, तो हमारा रक्त शुद्ध होता है। और फिर फेफड़ों से ही शुद्ध रक्त कहाँ पहुँच जाता है? हमारे हार्ट में पहुँच जाता है। और ये प्रक्रिया पूरे 24 आवर हमारे लाइफ में चलती रहती है, जैसे हमारा जीवन चलता रहता है। तो ये बात होगी बच्चों प्रश्वसन और निःश्वसन की। अब आज के जो टॉपिक हम लोगों का है, उसका जो आगे का पार्ट आपका है श्वसन क्रिया के सहायक अंग। ठीक है, ये एक संस्थान है और संस्थान के अंतर्गत जो अंग मिलते, कई प्रकार के अंग मिलके एक संस्थान बनाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के अंग मिलके क्या बनाते हैं? एक संस्थान बनाते हैं। जब हम लोगों ने पाचन संस्थान पढ़ा, कार्डियोलॉजी सिस्टम पढ़ा, तो उस सब में पाचन संस्थान में भी थे, मुख था, श्वास नली थी, ग्रास नली थी, और फिर आपका आमाशय, सब कुछ। तो वो जो अंग मिलके संस्थान बनाया, और यहाँ पे भी वही बात है कि कुछ अंग मिलके क्या बनाते हैं? संस्थान बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? श्वसन संस्थान की। तो अब आज देखते हैं कि श्वसन संस्थान में कौन से सहायक अंग इसको मदद करते हैं। सबसे पहले बात आती है नाक की हमारी। ठीक है, हम श्वास लेने की प्रक्रिया कहाँ से हमारी स्टार्ट होती है? हमारे नाक से स्टार्ट होती है। ठीक है, बहुत लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, पर वो एक प्रक्रिया गलत प्रक्रिया होती है। हम नाक के द्वारा ही सांस लेते हैं। जब हम सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो हमारे नाक के अंदर कुछ श्लेष्मिक झिल्लियाँ, कुछ रोम छिद्र टाइप के होते हैं। तो जो हवा में, ऑक्सीजन में जो कुछ थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, वो अशुद्धियाँ जाके उस श्लेष्मिक झिल्ली और उस जो आपका एक लेयर होती है उसमें फंस के रुक जाती हैं, और उससे हमारी जो शुद्ध थोड़ी ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर में चली जाती है। तो ये जो नाक है, हम लोग सबसे पहले श्वसन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अपने नाक से स्टार्ट करते हैं। और नाक हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक माना जाता है। ठीक है, और नाक में ही ऑक्सीजन हमारे होता हुआ कहाँ जाता है? पहले श्वास ग्रसनी में जाता है। ठीक है, ग्रसनी में जाएगा। तो ग्रसनी क्या चीज़ होती है बच्चों? ग्रसनी कीप के आकार की नाक तथा मुख गुहा के पीछे, नाक और हमारा जो मुख गुहा है उसके पीछे ग्रसनी स्थित होती है। ठीक है, नाक और मुख गुहा के पीछे कहाँ ग्रसनी स्थित होती है? और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 5 इंच होती है। ग्रसनी की लंबाई लगभग कितनी होती है बच्चों? 5 इंच तक होती है। तो नाक के बाद हमारी जो वायु जाती है वो कहाँ जाती है? ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी से होते हुए वायु कहाँ जाएगी? स्वयंत्र में जाएगी। ठीक है, तो जो हम लोग की बोलने की प्रक्रिया है वो सब चीज़ें कैसे होती हैं? जब पाचन संस्थान में हम लोगों ने ग्रास नली के द्वारा भोजन को देखा था, तो आज इसमें हम लोग क्या देखेंगे? ये ग्रसनी वही है, ग्रसनी के आकार जो हम लोग पाचन संस्थान में पढ़ा था उसके मुख गुहा के पीछे ही ग्रसनी स्थित होती है। ठीक है, अब स्वर यंत्र, श्वास नलिकाओं के ऊपरी भाग को स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक है, जो आपकी श्वास नलिकाएं हैं उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं। यानी कि बोलने वाला जो आपका यंत्र जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो चीज़ क्या कहलाता है? हमारा स्वर यंत्र कहलाता है। इसके ऊपरी भाग गले के पास चौड़ा होता है। ठीक है, गले के पास क्या होता है? वो थोड़ा चौड़ा होता है। कंठन पर्दा भी इसी स्वर यंत्र के मुंह पर होता है। जो एक क्लियर होती है बोलने के सुनने की, वो भी इसके मुख पे होती है। हाँ, खाना खाते समय वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो पाचन संस्थान में हमने बताया था कि वो एक ही चीज़ है। जो हम लोग के भोजन नली, ग्रास नली की चीज़ें एक ही है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो वो एक कपाट के द्वारा ये स्वर यंत्र की जो नली होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, खाना खाते समय। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, जो भी है, क्योंकि उस समय वो श्वास नली से बंद हो जाती है और खाना हमारा ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में चला जाता है, क्योंकि रास्ते उनके आपस में एक ही जैसे होते हैं। तो ये बात हो गई स्वर यंत्र की, कि स्वर नलिका के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? हम स्वर यंत्र कहते हैं। अब बात आती है श्वास नली की। जो आपका ये ऊपर का श्वास स्वर यंत्र है, इसका ऊपरी भाग
श्वास नली का ऊपरी भाग स्वरयंत्र कहलाता है। ये ग्रास नली के सामने स्थित होता है। ठीक है, ये ग्रास नली के सामने हमारा जो होती है, जो ग्रास नली खाने की नली होती है जिससे खाना हमारे आमाशय में जाता है, उसके सामने क्या होता है, श्वास नली हमारी स्थित होती है जिससे हमारे ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और फेफड़े में जाती है और फेफड़ों में ही रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। अब आता है श्वसनी। ठीक है, जबकि श्वास नली है वक्ष स्थल के पीछे से नीचे उतरकर पांचवी कशेरु तक, जब मेरुदंड की जो कशेरुक होती है, ठीक है, उसके पांचवें कशेरुक तक पहुँचते पहुँचते दो भागों में ये बट जाती है। इन्हें ही श्वास निस्या कहते हैं। ठीक है, श्वसनी श्वास नली वक्ष स्थल के पीछे से नीचे से उतरकर, ठीक है, आपकी जो ये श्वास नली है उससे उतर कर कहाँ तक जाती है, पांचवें कशेरुक तक पहुँचते पहुँचते दो भागों में बट जाती है। तो सबसे पहले जो हम लोग ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया जो वायु को ग्रहण करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नाक से। नाक से वो जो वायु है वो कहाँ होती जाती है, ग्रसनी में, ग्रसनी से स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, और उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट होगा आपका श्वसन तंत्र का, वो होगा हमारा क्या, फेफड़े, यानी कि हमारे लंग्स। ठीक है, फेफड़े यानी कि हमारे जो लंग्स हैं इनमें जाएगा। तो आज हम लोग फेफड़े के बारे में अभी यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करेंगे। फेफड़े के बारे में बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फेफड़े की संरचना में कैसे वो चीज़ें जाती हैं। आज हम लोग सिर्फ इस बात को यहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे कि जो श्वसन क्रिया के सहायक अंग है उनका क्रम इस तरह से होगा और वो वायु को, हमारे ऑक्सीजन को किस प्रकार से आपको ले जाके फेफड़ों तक पहुंचाएंगे और वहाँ पे उनके कार्य करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे, नाक से, नाक के बाद आपका ग्रसनी हो गया, ग्रसनी स्वरयंत्र, श्वास नली और श्वसनी, और उसके बाद आपका आएगा फेफड़े। हाँ, तो इस प्रकार से जो हमारे श्वसन संस्थान की क्रिया में ये सहायक अंग होते हैं जो इनमें सांस लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पूरा करते हैं और हमारे ऑक्सीजन का जो क्षमता है उस लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ाना चाहिए कि जिससे हमारे रक्त का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो। नहीं तो रक्त का अगर हमारे प्यूरिफाई नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तो हमारे शरीर में हजार बीमारियाँ, कभी कभी तो हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो सबसे पहली बात हो गई नाक की, ग्रसनी की, स्वर यंत्र की, श्वास नली की और श्वसनी की। इस तरह से ये जो आपके सहायक अंग थे, अभी हम लोगों का जो मेन हमारे जो फेफड़े हैं और फेफड़ों के क्या कार्य होते हैं, श्वसन संस्थान का क्या महत्व होता है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेफड़ों की में वायु ऑक्सीजन के रूप में किस प्रकार से जाती है और किस प्रकार से फेफड़ों को वो ऑक्सीजन को शुद्ध करती है। बच्चों, ये फेफड़े जो होते हैं हमारे वक्ष गुहा के संख्या में इनके दो होते हैं और हृदय के ये दाएं बाएं स्थित होते हैं। वहीं से ही ब्लड हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से शुद्ध होकर कहाँ चला जाता है, हमारे हृदय में चला जाता है और फिर ये जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं कि श्वसन क्रिया के जो सहायक अंग है उनके बारे में जानना। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में फेफड़े और फेफड़ों का जो आपके कार्य है प्लस श्वसन संस्थान का क्या महत्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। थैंक यू।